हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर आपका द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 से लेकर 1947। 1947 को ही ऐसा ये जो ईयर है, इसी ईयर में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। इंडिया यानी जो भारत है हमारा, उसको आज़ादी मिली थी। 1870 से लेकर 1897 के अंदर जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए यानी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उनकी बात करेंगे और उनके मेकिंग की बात करें वो किस प्रकार से बने थे। हमने एक चैप्टर पढ़ा था व्हेन द पीपल रिवोल्ट 1947 एंड द 1857। आफ्टर 1857 में पहले लोगों के अंदर जो क्रांति की भावना थी वो 1857 में जागी थी। उसमें से कुछ टॉपिक्स जैसे कि हमने पढ़े थे उसमें, उस चैप्टर में यानी उस चैप्टर में व्हेन द पीपल रिवोल्ट 1857 आफ्टर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि हमने पढ़ा था लोगों की पॉलिसीज, जो नवाब थे उनको अपने पावर से हटा दिया गया था, पीजेंट्स को, सिपोइज को भाई साहब बहुत भयंकर तरीके से ब्रुएल्टी का सामना करना पड़ रहा था। रिफॉर्मर्स ने राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईवी रामास्वामी नायकरी जो रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने बहुत सारे प्रथास को, बहुत सारे रिफॉर्म के, बहुत सारे हमारे ओल्ड प्रैक्टिस को रिफॉर्म करने के चाहा। म्यूटेनी टर्न्स एंड रिवॉल्ट जो मंगल पांडे का जो केस बैरकपुर में हुआ था, मेरठ से दिल्ली उसके लिए मार्च हुआ था। अदर रेजिमेंट के लोगों ने मंगल पांडे के केस को बहुत हेवी लिया और उसको बहुत गहराई से लिया, इसलिए उन्होंने मार्चिंग किया मेरठ से दिल्ली। और ये सभी चीज़ें हमने उस चैप्टर में पढ़ी थी। अब कुछ आगे पढ़ते हैं, अब किस प्रकार से नेशनल आंदोलन की शुरुआत हुई भारत को आज़ाद करने की, उसकी बात कर लेते हैं आगे। पहला टॉपिक कहता है नेशनलिज्म का भावना उठना, इमर्जेंस ऑफ द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यानी क्या होता है? अपने देश के प्रति प्यार को हम कहते हैं नेशनलिज्म। देश के प्रति प्यार, ठीक है, देश के प्रति प्यार और प्रेम भाव को नेशनलिज्म किया जाता है, ठीक है। देखिए इंडिया टर्म क्यों दिया गया? देखिए जो हिंदुस्तान टर्म था, हिंदुस्तान ने हिंदू को पर्टिकुलरली शो करा था, बट सिर्फ इंडिया में हिंदू लोग नहीं रहते थे, अदर कास्ट, अदर रिलीजियस, अदर क्लास, अदर पीपल्स भी रहते थे, अदर रिलीजियस ग्रुप भी यहाँ इमरजेंस करते थे, रहते थे। तो इसलिए नाम दिया गया, क्योंकि ये जो इंडिया नाम है ये इक्वलिटी को शो करता है, जस्टिस को शो करता है, ये इक्वलिटी को शो करता है। ये नाम है जस्टिस को शो करता है, तो ये हर किसी नाम को शो करता है, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी कलर, किसी भी जेंडर का हो ना, क्यों किसी का भी हो, बट ये जो नाम है ये एक यूनिफाइड नाम है, ये कॉमन नाम है जो कि हर किसी क्लास, हर किसी रिलीजियस ग्रुप, हर किसी कास्ट, क्लास, लैंग्वेज, कलर और जेंडर को शो करता है, ना कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर क्लास को शो नहीं करता। फॉर एवरीवन, फॉर एवरीबॉडी। देखिए हमारे कंट्री में जितना रिसोर्सेज था वो सिर्फ हमारे लोगों के लिए था, बट ब्रिटिशर्स और कॉलोनियल एम्पायर ने देखा कि जो रिसोर्सेज है, अगर इस पर हम कब्जा कर ले, जो वास्ट रिसोर्सेज है ना, और जो रिचनेस है हमारे कंट्री के, इसको अगर वो कब्जा कर ले तो बहुत आगे वो जा सकते हैं, वो बहुत आगे आ सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, हमारे इंडियंस के लाइफ में कंट्रोल करना शुरू कर लिया। एक बार अगर हम इंडिया के लोगों के ऊपर कंट्रोल हमने कर लिया, तो अब क्या होगा, हम वहाँ से इतना रिसोर्सेज होंगे उनकी मदद से ही निकालने लगेंगे। इंडिया लोगों को पता नहीं था कि इंडिया में इतने रिसोर्सेज हैं, सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1850s के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश होने लगे, जिससे क्या लगा, ब्रिटिशर्स को लगा कि अब यहाँ काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अब लोगों को पता चल रहा है कि हम उनके रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसलिए उनको लगा कि अब हम यहाँ से चलने का समय आ गया है। तो इसलिए अब उन्होंने सोचा कि बहुत जल्दी हम इनको इंडिपेंडेंस दे देना चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, आपको उन्हें याद रखना चाहिए, जो कि कॉलोनियल रूल के अंदर उठे थे और उनको अपोज किए थे। ब्रिटिशर्स को अपोज करने वाले कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे कि द इंडियन एसोसिएशन, पूर्ण सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम में पूछा आता है एग्जाम में पूछा आता है, याद रख सकते हो इनको। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए ये जो चैप्टर में हम जो जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशन के, ये जो पॉइंट है ये नहीं पढ़ना है आपको। ये कहता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। आप चाहो तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम यहाँ लिखे हैं, इनको एक एक मार के गूगल में जाके विकीपीडिया में देख सकते हो, आपकी इच्छा अगर हो तो, इनके बारे में डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो। देखिए चैप्टर में बहुत सारे वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में जाना था। देखिए डिफरेंट प्रांत के, इन भारत के डिफरेंट प्रांत में डिफरेंट आंदोलन हुए थे, डिफरेंट मूवमेंट हुए थे, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में टेक्स प्लेस किए थे। ये पॉइंट कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ना कुछ अपने प्रण लिए थे उनको पूरा करने का, उन्होंने उसको पूरा भी किया। देखिए उनके कुछ एजेंडा थे, जैसे कि हमें एक नेशन बनाना है, हमें एक टेरिटोरी बनानी है, हमारी एक देश बनाना है। हमें उन लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव था कि हमें एक अपना एक देश बनाना है,
और कहा उनके हिसाब से जो फ्रीडम है वो हमारा बात राइट है, यानी फ्रीडम हमारी आज़ादी हमारी हक है, आज़ादी हमारी राइट है, हक है, यानी फ्रीडम इज द बात राइट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, यानी हर किस मास यानी ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर नेशनलिज्म की भावना कैसे ग्रोथ है उसको डील करता है भाई साहब। ये जो आपका पा रहा है क्या कहता है, देखिए ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को लगा कि यहाँ बहुत स्ट्रगल होने लगा, यानी बहुत सारा अपोजिशन होने लगा, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे पॉपुलर मूवमेंट्स लॉन्च कर दिए भाई साहब। 1990 का जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल मेंबर, स्टूडेंट्स, पीजेंट्स, वुमेन, वो सभी भी इन मूवमेंट्स, इन आंदोलन में बहुत बड़ी मात्रा में भरपूर क्या है एंगेज होने लगे, यानी आने लगे। और ये मूवमेंट में बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स भी अब आने लगे। इंडिया का जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल क्लाइमेटिक सफ़र कर रहा था सीरियस डिप्रेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो सिनारियो है इंडिया में पूरा उसकी धज्जियाँ उड़ गई थी वर्ल्ड वॉर के 1 के बाद, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहे थे और इंडिया से सब चीज़ें भेज रहे थे। ठीक है, क्लियर है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस बजट को बहुत इंक्रीज किया, क्योंकि भाई साहब लगा कि अब इंक्रीज करना ही पड़ेगा। इसका रिजल्ट क्या हुआ देखिए, एडिशनली बिजनेस प्रॉफिट टैक्स, इंडिविजुअल इनकम टैक्स को इंक्रीज, देखिए बिजनेस प्रॉफिट टैक्स को बढ़ाया गया, इंडिविजुअल इनकम टैक्स को बढ़ा दिया गया, क्योंकि भाई साहब हैवी मात्रा में इकोनॉमिक सिनारियो था, जो पॉलिटिकल सिनारियो था, उसको धज्जियाँ उड़ गई थी भाई साहब, पैसा कहाँ लगाए कहाँ जाए वो समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उनके टैक्स बढ़ा दिए गए। मिलिट्री स्पेंडिंग की डिमांड बहुत बढ़ रही थी, क्योंकि सप्लाईज वार के लिए सप्लाई बहुत था, वार में भाई साहब खाना भेजना है, हथियार भेजने हैं, गाड़ी भेजनी है, मिसाइल भेजनी है, हर चीज़ भेजनी है। प्राइस बहुत भयंकर मात्रा से बढ़ा, जिससे क्या हुआ जनरल पब्लिक्स को बहुत सामना करना पड़ा। देखिए अगर क्या हो रहा है, अगर किसी देश में रेसेशन का समय चल रहा है तो वहाँ कर क्या होगा, वहाँ पर जो नॉर्मल खाना जो 20 रुपये मिलता था वो अब 1000 रुपये 2000 रुपये मिलेगा, तो नॉर्मल जनरल पब्लिक्स को बहुत सामना करना पड़ा इसके लिए। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे उनको अदर हैंड बहुत ज़ोर से प्रॉफिट होने लगा, वो प्रॉफिट को कहाँ से, वॉर से। जो मिलिट्री कंपनी थी, जो मिलिट्री वेपन बनाने वाली कंपनीज थी, जो मिलिट्री में खाना भेजने वाली जो कंपनी थी, उन कंपनी को भरपूर मात्रा में प्रॉफिट मिलने लगा, क्योंकि वो वॉर से बहुत पैसा छाप रहे थे। देखिए धीरे धीरे वॉर का डिमांड बढ़ने लगा, तो इसीलिए जो इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल कम्युनिटी जो इंडस्ट्रीज इनमें काम कर रही थी, जिसमें जूट बैग में, देखिए मिलिट्री लोग, अगर एक मिलिट्री पर्सनल जाएगा वॉर लड़ने के लिए तो उसके पीछे जो बैग होगा वो जूट बैग होगा, कॉटन के कपड़े, रेल्स, ये सभी चीज़ें इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज़ में बहुत भयंकर मात्रा में इनके डिमांड बनने लगे, और इनको बनाने वाले कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा भाई साहब। फॉरेन इम्पोर्ट्स बहुत घट गए, फॉरेन इम्पोर्ट्स जब देश में ही लोग बनाने लगे तो फॉरेन से इम्पोर्ट्स जो हो रहा था वो थोड़ा सा कम हो गया। इंडियन इंडस्ट्री एक्सपांडेड ड्यूरिंग द वॉर, देखिए जो इंडिया इंडस्ट्री, जैसे कि आपने नाम सुना होगा टिस्को नाम, देखिए ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 1 में टेक प्लेस कर रहे थे और ब्रिटिशर्स ने इंडिया से ही सामान यूज़ किया था वार में, तो तब एक नाम आई थी टिस्को क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टी फॉर टाटा, आई फॉर आयरन, एस फॉर स्टील, CO फॉर कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदजी टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये पहली सब कंपनी थी जो कि ब्रिटिशर्स को स्टील प्रोवाइड कर रही थी, स्टील प्रोड्यूस कर रही थी, तो स्टील प्रोवाइड कर रही थी ब्रिटिशर्स को उसको वेपन बनाने के लिए। और वही कंपनी क्या हुई, बहुत ग्रोथ की, बहुत भयंकर तरीके से इसको प्रॉफिट मिला, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास कोई चारा नहीं था कि वो किसी बाहर देश से जो कि युद्ध लड़ रहे थे उनमें से कुछ एक्सपोर्ट कर सके, उनमें से कुछ मंगा सके, तो इसलिए भारत की जो कंपनी थी उसको यहाँ बूस्ट पॉइंट मिला और वो ग्रो कर गई। वार के समय, युद्ध के समय ही जो इंडिया की जो कंपनीज थे जो सप्रेस हो गए थे, उनको मौका मिला कि वो ऊपर आ सके, इनमें से ये कंपनी टिस्को है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ जानते हैं द अवेंडेंट ऑफ महात्मा गांधी की बात करते हैं। देखिए महात्मा गांधी इंडिया के उनमें एक महात्मा गांधी एक बहुत बड़े पॉपुलर लीडर में से एक नाम है इंडियन इंडिपेंडेंसी में, ठीक है। इन्हीं की वजह से जो मासेस थी, इन्होंने रियलाइज़ कराया कि जो मासेस को भयंकर तरीके से आना चाहिए, टेक प्लेस करना चाहिए इस वॉर में, इस समय में उनका बहुत ज़रूरत था। वो इंडिया में पहुँचे, वो अराइव्ड इंडिया, वो कहाँ से पहुँचे, वो 1915 में इंडिया को पहुँचे साउथ अफ्रीका से।
उन्होंने एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को शुरुआत की थी रेसिज्म के खिलाफ, रेसिज्म यानी कलर के खिलाफ, जो ब्लैक वाइट का जो कलर था उसके खिलाफ उन्होंने एक नॉन वायलेंट मूवमेंट को शुरुआत की थी। साउथ अफ्रीका में अपने समय रहते समय उन्होंने इसी आइडिया को इंडिया में स्टार्ट करने की सोचा। उन्होंने सोचा कि इंडिया में भी अब हम क्या करेंगे, एक नॉन वायलेंस मूवमेंट लाएंगे और उसके खिलाफ इस ब्रिटिशर को यहाँ से भगाएंगे और इंडिया को आज़ादी दिलाएंगे। आइए नेक्स्ट, द राउलेट सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट राउलेट सत्याग्रह याद रखना है। राउलेट सत्याग्रह क्या होता है? राउलेट सत्याग्रह 1999 में क्या होता है, महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह की शुरुआत की, एक प्रोटेस्ट की राउलेट एक्ट के खिलाफ। राउलेट एक्ट, ये राउलेट एक्ट क्या कहता है? राउलेट एक्ट कहता है कि अब आपको कोई भी चीज़ को अगर आपको बचाना है, आप खुद को, अगर आपको खुद को बचाना है, और आपको खुद को बचाना है तो आप किसी का भी सहारा नहीं ले सकते। आपको ना वकील का सहारा मिलेगा, ना कोर्ट का सहारा मिलेगा, ना पुलिस का सहारा मिलेगा, ना किसी का सहारा मिलेगा। आपको अगर हमारे साथ जीतना है तो आपको हमसे ही मिलना पड़ेगा। राउलेट लॉ एक्ट ये कहता है, ये राउलेट एक्ट ब्रिटिशर्स का सबसे बेकार एक्ट है जो कि पास करा दिया गया था उनकी सरकार के समय। तो इसको अपोज करने के लिए गांधी जी लॉन्च्ड राउलेट सत्याग्रह। राउलेट सत्याग्रह के अंदर उन्होंने अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अदर फंडामेंटल राइट्स को क्या क्या बचाने की कोशिश की। बट ये जो हमारे फंडामेंटल लॉज और जो अदर पार्ट्स थे, हमारे लॉज थे, उनको पूरी तरह से ब्रूटली खराब कर रहा था जो राउलेट एक्ट। तो राउलेट एक्ट को अपोज करने के लिए राउलेट सत्याग्रह। पुलिस अथॉरिटी की डिमांड बन ले, क्योंकि भाई साहब जो इतने भारी मात्रा में लोग अपोज कर रहे ब्रिटिशर्स को ना, तो इसलिए ब्रिटिशर्स को पुलिस का सहारा लेना पड़ा कि इनको स्टॉप करने के लिए, इस मार्चिंग को, इन हड़ताल को स्टॉप करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स भी भारी मात्रा में इन टॉपिक्स में और इनमें मार्च करने लगे। ठीक, कुछ मूवमेंट्स के नाम यहाँ आपको याद रखना है, जैसे कि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और द खिलाफत एगिटेशन, इनिटिएशन ऑफ द पीपल्स महात्मा, द इवेंट्स ऑफ 1922 एंड 1929। ठीक, द मार्च टू, देखिए यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा बता दो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी ब्रिटिशर्स इंडिया में रहते थे, हमने क्या किया, उनको बहुत कोऑपरेट दिखाया, हमने कहा कि हम आपको कोऑपरेट दिखाएंगे, आप यहाँ रहो, बट उन्होंने उस कोऑपरेट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि अब हम नॉन कोऑपरेट मूवमेंट आंदोलन को लॉन्च करें, क्योंकि अब हमें उन्हें कोऑपरेट नहीं करना है। नॉन कोऑपरेशन अब उनको सह नहीं सकते, आप हमसे, हमारे यहाँ से जाओ। खिलाफत एगिटेशन, देखिए खिलाफत एक कॉमेडी थी जिसको ब्रिटिशर्स ने बहुत भयंकर तरह से ब्रूटली हैरेस किया था। तो उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर खिलाफत एगिटेशन यानी खिलाफत सत्याग्रह की लॉन्च की थी। इनिटेशन ऑफ पीपल्स क्या है? इनिटेशन ऑफ पीपल यह है कि लोगों ने बहुत भयंकर मात्रा में इस हड़ताल को, इस मूवमेंट को साथ दिया और कहा कि हम यूनाइटेड होकर ब्रिटिशर्स को अपने जगह से बाहर भेज देंगे। पीपल्स महात्मा, गांधी जी ने हर एक पीपल्स के राइट्स को बचाने की कोशिश की, हर किसी को वायलेंट होने से बचाया, हर किसी को हैरेस होने से बचाया और कहा कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक ऐसा ऑथोरिटेशन, एक ऐसा प्रूफ, एक ऐसा षड्यंत्र लॉन्च करें कि उनको इंडिया से जाना ही पड़ेगा बाहर। 1920 से 1929 तक क्या हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई। क्विट इंडिया मूवमेंट, आप क्विट इंडिया यानी छोड़ो इंडिया मूवमेंट, छोड़ो भारत आंदोलन, यानी भारत को छोड़ना है आपको, भारत से आपको जाना है। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम आ चुके हैं जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं, ये टॉपिक मार्च इंडिया, मार्च टू दांडी, एक दांडी मार्च हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। 1930s में, ये लास्ट टॉपिक नहीं है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है। 1930s में गांधी जी ने मार्च किया अपने सपोर्टर के साथ एक सॉल्ट लॉ को प्रोटेस्ट करने के लिए। सॉल्ट लॉ जो था, देखिए ब्रिटिशर्स कहते थे आप सॉल्ट, देखिए हम क्या करते थे, सॉल्ट कहाँ से लेते थे? नदी के किनारे से, समुद्र के किनारे से सॉल्ट आता था। उस सॉल्ट को ब्रिटिशर्स कहते थे कि अगर आप सॉल्ट निकालोगे तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो इस सॉल्ट लॉ को अपोज करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च लॉन्च किया 1930 में। पूछा आता है दांडी मार्च कब लॉन्च हुआ था? 1930 में पूछा आता है, एग्जाम में पूछा आता है, MCQ पूछा आता है 1930, MCQ में पूछा आता है। MCQ लिख लो भाई, MCQ में पूछा जाता है आपको। MCQ
ठीक। इस लॉ के अनुसार क्या था, जो स्टेट थी उसके पास एक मोनोपोली थी कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चर और सेल कर सकती सॉल्ट, यानी कोई इंडिविजुअल जाके मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता सॉल्ट को या फिर सेल नहीं कर सकता। सिर्फ जो स्टेट है यानी जो ब्रिटिश सरकार है वही, उसके पास एक ही हक है कि वो सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती थी और सॉल्ट को सेल कर सकती थी। तो ये गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना, बताओ? गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना? क्योंकि सॉल्ट एक सिंबल है, क्या है, आइडेंटिटी है फॉर ऑल। देखिए सॉल्ट की क्या सिर्फ एक स्पेसिफिक लोगों को ज़रूरत ही नहीं, सॉल्ट बहुत सारे लोगों, पूरे इंडिया में जितने सारे लोग हैं सभी को सॉल्ट की ज़रूरत थी। तो इसलिए सॉल्ट के बात को यहाँ उठाया गया, क्योंकि सॉल्ट की ज़रूरत हर किसी को थी, मेन को, वुमेन को, ट्राइबल्स को, फार्मर्स को, एवरीवन। ये नहीं तो सिर्फ सॉल्ट मेन को ज़रूरत थी, वुमेन को नहीं, हर किसी को सॉल्ट की ज़रूरत थी। इसलिए सॉल्ट को एक मुद्दा बनाया गया टू बिकम द कंट्री यूनाइटेड, कंट्री को यूनाइटेड बनाने के लिए। ये जो मार्च था ये सभी इंडियंस के सेंस ऑफ इनजस्टिस को दिखा रहा था कि उन्हें अब आज़ादी की भाव चाहिए। इंडिया इससे जो सॉल्ट लॉ से, जो दांडी मार्च से सभी इंडियंस यूनाइट हो गए, एकता आने लगी, और जो पुअर थे और जो रिच थे, जो गरीब थे और अमीर थे, वो एक दूसरे के साथ आने लगे। क्योंकि देखिए सॉल्ट रिच लोगों में भी चाहिए, सॉल्ट पुअर को भी चाहिए, सॉल्ट मैन को चाहिए, सॉल्ट वुमेन को चाहिए, सॉल्ट पीजेंट को चाहिए, सॉल्ट फार्मर को चाहिए, सॉल्ट जमींदार को चाहिए, सॉल्ट लैंडलॉर्ड को चाहिए, यानी सॉल्ट हर किसी को चाहिए। इसलिए हर कोई एक दूसरे के पास आने लगे और एक दूसरे के साथ मिलने लगे। गांधी जी उनके सपोर्टर्स ने, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, गांधी जी उनके सपोर्टर ने कितने माइल्स, कितने किलोमीटर्स तक क्या मार्चिंग की? 240 माइल्स तक। कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है? साबरमती से डांडी तक। एक कोस्टल टाउन, डांडी एक कोस्टल टाउन है इंडिया में। देखिए सॉल्ट लॉ को वायोलेटेड किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको अपने हक के लिए लड़ने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को बचाने के लिए डांडी मार्च की लॉन्च की। Men, women, peasants, peoples from different tribes collectively attend the march to huge success। इसको, इस डांडी मार्च को बहुत भयंकर का सपोर्ट मिला और बहुत ह्यूज सक्सेस मिला और लोग इससे यूनाइट होने लगे। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का, द क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद क्या होता है देखिए। ये इसका लास्ट फेज इस चैप्टर का। देखिए जो थर्ड फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये लास्ट मूवमेंट है जो कि हमारा नेशनल मूवमेंट है। जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, रावलेट सत्याग्रह आया, खिलाफत एजिटेशन हुआ, पीपल्स इनिशिएटिव हुआ, पीपल्स महात्मा, ये सारे बहुत चीज़ें हुई। तो थर्ड फेज था यानी लास्ट फेज था राष्ट्रीय आंदोलन का, वो क्या था? द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी। इसका एजेंडा ये था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया के बाहर जाना चाहिए, ब्रिटिशर्स गो आउट ऑफ इंडिया, ब्रिटिशर्स को बाहर जाना चाहिए इंडिया बाहर से। इसको यूज करते थे डू और डाई, वो कहते थे अगर करना है करो, नहीं तो मरो। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया, इंडिया के लोगों को, और उन्होंने कहा कि आप ये ऑपरेशन ब्रिटिश के खिलाफ अब लड़ो, आप इतना तो हिम्मत जुटाओ कि आप इनके खिलाफ लड़ सकते हो। उन्होंने इस नॉन वायलेंट मूवमेंट को बहुत समय तक कंटिन्यू किया, जब तक इसमें बहुत सारे यूथ पीजेंट्स ना आ जाए, ना इसमें फॉर्मल एजुकेशन और जॉब वाले भी लोग आने लगे, कि जो कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड लोगों में बढ़ने लगी। लोगों की डिमांड थी कि अब भारत को आज़ाद होना ही पड़ेगा, अब आपके अंडर नहीं रह सकते। 1940s में क्या होता, जो इंडियाज मुस्लिम लीग, जो इंडियाज़ की मुस्लिम लीग, उन्होंने डिमांड की कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट से, यहाँ पर पाकिस्तान की डिमांड आने लगी, पाकिस्तान की डिमांड आने लगी। पाकिस्तान, जो इंडियन की मुस्लिम लीग थी, उन्होंने डिमांड की कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए सभी मुस्लिम्स के लिए, और इस लीग को लेट 1930s में फाउंड किया गया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम को इस हिंदू नेशन से सेपरेट होना चाहिए। और जो प्रोविंशियल इलेक्शन था 1937 में, उसने कहा कि जो मुस्लिम हैं हमारे अंदर बहुत माइनॉरिटीज़ में हैं, तो इसलिए कहा कि मुस्लिम को यहाँ एक बहुत भयंकर थ्रेट सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें एक इंडिविजुअल स्टेट दे दो। तो इसकी बात उन्होंने ब्रिटिशर्स नहीं बंटवारा करके, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया
और पाकिस्तान में जो बंटवारा था वो ब्रिटिशर्स ही करके गए थे। जो लाइन खींची गई है ना, ये लाइन जो बॉर्डर लाइन खींची गई इंडिया और पाकिस्तान में, जो ब्रिटिशर्स ही खींच गए। द कॉन्फ्लिक्ट का कारण, इंडिया पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण है वो उस समय से ब्रिटिशर्स ही हैं, ठीक। और यहीं पर हमारे जो चैप्टर खत्म होता है, हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था, खत्म हो गया। हिस्ट्री का कोर्स आज कंप्लीट हो गया। तो आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।